नमस्कार दोस्तों और नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। CS मेमोरियल स्कूल की तरफ से आप सबको ऑनलाइन स्मार्ट स्टडी प्रोवाइड की जा रही है। और आपको क्योंकि लॉकडाउन में हम सब लोग तो इसी के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। और अब हम आपको फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिक से हर एक बातें बताई जाएंगी। तो फिजिक्स में सबसे पहला जो हमारा चैप्टर होता है यूनिट मात्रक और मापन, जिसे कहते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट जिसको हम मात्रक व मापन बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये बताएंगे आपको कि यूनिट और मेजरमेंट में हमको पढ़ना क्या है। तो एक भौतिक मात्रा को मापने के लिए या व्यक्त करने के लिए हमें एक मानक की आवश्यकता होती है, ताकि हम भौतिक मात्रा के विभिन्न माप को एक दूसरे से संबंध स्थापित कर सकें। जैसे अगर हमसे कह दिया गया कि होता क्या है, हमसे कहा गया सबसे पहली बात तो मात्रा वहाँ व्यक्त होती है, जो क्वांटिटी होती है वो नंबर में मात्रा में व्यक्त होती है। और इसके लिए बहुत सी क्या हो गई, एक मूल राशियों को बना दिया गया, ताकि हम विभिन्न माप को एक दूसरे के प्रति क्या हो जाए कि उनका संबंध को बनाए रखें। इस मानक को विशिष्ट भौतिक मात्रा और इसी मानक को विशिष्ट भौतिक मात्रा या इकाई कहते हैं। और इसलिए कहते हैं, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये समझना है कि एक भौतिक मात्रा को, कोई भी भौतिक मात्रा हो गई, मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं, आपको दिखेगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि 1 किलोग्राम। अगर मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, तो आपकी समझ में ऐसे नहीं आएगा कि ये है क्या। अगर मैंने इसके साथ किलोग्राम लगा दिया तो आप तुरंत जान जाओगे कि ये क्या है, मास है, यानी द्रव्यमान है। और आप तुरंत समझ जाओगे कि ये किसी चीज़ का द्रव्यमान की माप को हमें व्यक्त कर रहा है। अगर मैंने 2 लिखा है तो 2 के बारे में आप तुरंत कुछ नहीं बता सकते कि 2 है क्या, लेकिन उसी के बाद हमने लिख दिया 2 लीटर है, तो आप तुरंत जान जाओ कि ये लिक्विड है, द्रव्य है, चाहे ये पानी हो सके, चाहे ये दूध हो सके। तो इस मानक को विशिष्ट भौतिक मात्रा का इकाई कहते हैं। इस मानक को विशिष्ट भौतिक मात्रा का इकाई कहते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हमको समझना है, जैसे 3 लिखा हुआ है तो आपको 3 नहीं पता चल रहा है कि ये द्रव्यमान है कि किलोग्राम, ये द्रव्यमान है कि लंबाई है कि समय है कि ताप है, क्या है। इसको पता करने के लिए इसमें एक हम यूनिट जोड़ देते हैं, जिससे आप सीधे तौर पर यह समझ सको कि ये यूनिट क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे अगर हमने जैसे ही जूल लिख दिया तो आप तुरंत जान जाओगे कि एनर्जी की बात की जा रही है। यहाँ पे जैसे डिग्री सेल्सियस लिख दिया, तुरंत आप जान जाओ कि टेम्परेचर की बात की जा रही है। तो सीधे तौर पर मानक और मात्रक इसीलिए बनाया गया, ताकि आप एक क्वांटिटी को विभिन्न माप एक दूसरे से संबंध को बनाए रख सकें। तो इसके लिए कहा गया कि एक भौतिक मात्रा को मापने या व्यक्त करने के लिए, एक भौतिक मात्रा को मापने या व्यक्त करने के लिए हमें माप के मानक की आवश्यकता होती है, ताकि भौतिक मात्रा के विभिन्न माप को एक दूसरे से संबंध बनाकर रख सकें। इस मानक को विशिष्ट मात्रक, इस मानक को क्या कहा जाता है, विशिष्ट मात्रक की इकाई बोला जाता है। यूनिट ऑफ स्पेशल मेजरमेंट या यूनिट ऑफ स्पेशल मेजरमेंट। तो सबसे पहले इसमें भी किसी भी भौतिक मात्रक को मापने के लिए हमें 2 भागों की आवश्यकता होती है। 2 भागों की आवश्यकता क्या होती है प्यारे बच्चों? अगर मैंने लिख दिया 1 किलोग्राम, तो 1 यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी है। क्या है? 1 किलोग्राम यहाँ क्वांटिटी है, तो इसको कहते हैं, एक को हम बोलेंगे प्यारे बच्चों संख्यात्मक
संख्यात्मक मान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, तो एक को हम बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, और किलोग्राम इसका क्या है, ध्यान से समझिए। एक हो गया हमारा संख्यात्मक मान जिसे हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो इसके साथ लगा हुआ है केजी, क्या लगा है, केजी लगा हुआ है, ये दूसरा है। और इस दूसरे को हम बोलते हैं इकाई, मीन्स इसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। क्या ये बातें समझ में आ गई? तो आपसे जब भी पूछा जाएगा कि भौतिक मात्राओं को मापने के लिए हमें कितने भागों की आवश्यकता होती है, तो 2 भागों की आवश्यकता होती है। एक भाग को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान, एंड सेकेंड पार्ट इज नोन एज यूनिट। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अरे हमने इतने सही तरीके से बताया तो आपको समझ में आ ही गई होगी, और भाई इतनी बार बताएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिखा 2 जूल, तो आप देखो एक ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और जूल क्या हो गया, एनर्जी का मात्रक है, तो ये हो गई हमारी यूनिट हो गई। तो हो सकता है ये बात आपको समझ में आ गई हो भाई, 2-3 बार 2 बात इसको हमने बताया तो ये समझ में आ गई होगी। और इसमें ऐसी कोई भी रॉकेट साइंस है नहीं, इसको तो दक्षिण कोरिया वाले भी समझ सकते हैं। चल आगे चलते हैं, और अब हम बताते हैं कि यह संख्यात्मक मान होता क्या है। यह संख्यात्मक मान मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती क्या है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले हम यह जानने के लिए समझेंगे कि हमको क्या मानक इकाई के संबंध में, क्या बोलोगे, मानक इकाई के संबंध में, मानक इकाई के संबंध में भौतिक मात्रा को कितनी बार मापा जाता है। तो ये क्या होता है कि मानक इकाई के संबंध में हम भौतिक मात्रा को कितनी बार मापते हैं। मानक इकाई के संबंध में भौतिक मात्रा को हम कितनी बार मापते हैं। अगर आपने लिखा किलोग्राम और उसके पहले लगा दिया 3 किलोग्राम, तो आपने कितनी बार किया, 3 बार किया। तो यहाँ से ये हमको एकदम इट इज क्लियर दैट फ्रॉम दिस पार्टिकुलर, इस आप यहाँ दिख रहा होगा तो यहाँ फ्रेम है, तो यहाँ आप देख रहे होगे, तो ये जो नंबर है यही न्यूमेरिकल वैल्यू, कितने किलोग्राम, 3 किलोग्राम। अगर मैंने यहाँ 2 लिखा होता तो 2 किलोग्राम, 5 लिखा होगा तो 5 किलोग्राम। तो ये तब आपको समझ में आएगा जब आप बहुत बेसिक्स, इसीलिए मैं एकदम स्टार्ट कर रहा हूँ, शुरू से पढ़ा रहा हूँ। और ये केवल 9-10 के नहीं, हर एक क्लास वाले इसको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अच्छे से आप पढ़ोगे तो समझ में भी आएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस जैसी चीज़ नहीं है। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले संख्यात्मक मान क्या होता है कि मानक इकाई के संबंध में भौतिक मात्रा, मानक इकाई के संबंध में भौतिक मात्रा को कितनी बार मापा जाता है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, वो कैसे पता चलेगा। जैसे हमने लिखा 2 लीटर, यहाँ लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा 2 लीटर, तो ये जो 2 है यही तो है संख्यात्मक मान। तो लीटर, कितने लीटर लिया गया, 2 लीटर लिया गया। समझ में आई बात? अगर नहीं समझ में आई तो फिर एक बार देख लो। ये जूल है, आपसे पूछा गया कितने जूल, तो संख्यात्मक मान क्या है, 3 बार। तो वही जो रिपीटिशन दिखा रहा है कि कितनी बार क्या होता है ये। तो दूसरी बात जो इसमें आती है, क्योंकि इसमें दूसरी वैल्यू है इकाई। इकाई के विषय में अगर हम बात करेंगे, इसे हम बोलते हैं यूनिट, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। तो दूसरा भाग, जो पहला भाग तो न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान हो गया, दूसरा भाग हमारा क्या होता है, इकाई होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। अच्छा, अब इतनी बातें आने के बाद अगर आपको इसको आप लिख लिए हो तो लिख लियो, नहीं तो आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे और इसे सेव कर लोगे, बाद में कॉपी में लिख लोगे। तो अब हम दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। दूसरा पार्ट हमारा है मात्रक। क्या है, मात्रक। मात्रक में अब हम सही समझेंगे, इजी स्पेलिंग आप ऊपर देख लीजिएगा। मात्रक, तो मात्रक क्या होता है देख लेना। भौतिक मात्रा को मापने के लिए, भौतिक मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए हुए मानक को ही मात्रक कहते हैं। भौतिक मात्रा को मापने के लिए उपयोग किया गया जो मानक होता है वही मात्रक कहलाता है। जैसे ध्यान दो, अगर हमको कहा गया कि 2 लीटर साड़ी लाओ, तो आप 2 लीटर साड़ी तो नहीं ला सकते। तो उसके लिए क्या करता है, 2 मीटर बनाया गया।
भाई हर एक चीज़ का उसको आगे हम बताएंगे कि किसको कौन सा फंडामेंटल है, उसकी यूनिट क्या है, क्वांटिटी है, तो ये सारी बातें आपको बात बताई जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये आपको समझना है कि ये मात्रक क्या है। जैसे हमको किसी भी चीज़ को आप तराजू तौलते 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलोग्राम तो ऐसा बना दिया गया, तो क्या हो गया कि अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने एक मानक चुन लिया, और जो मानक चुना वही मात्रक कहलाएगा। ठीक, तो सब ये बातें आपको समझ में आ गई, मात्रक कहलाए होंगे। अब आगे हम देखते हैं, कि मात्रक में क्या मात्रक की नीड होनी चाहिए, मात्रक कैसा होना चाहिए। ये बातें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बात सिर्फ जानने के लिए बताया जाता है कि मात्रक की नीड क्या है, मात्रक किस प्रकार के मात्रक सही होते हैं या किस प्रकार के मात्रक गलत सही नहीं होते। सारे विषय में जानकारी हेतु आप आगे देखेंगे और आप देखते रहिए, धीरे धीरे चलेंगे। कैसे? धीमे धीमे चलेंगे। ध्यान देना, तो मात्रक जो होना चाहिए सबसे पहले तो वेल डिफाइंड होना चाहिए, अच्छी तरीके से परिभाषित होना चाहिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात होना चाहिए कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी अच्छी तरीके से परिभाषित होना चाहिए। कौन? मात्रक। दूसरी बात होती है कि एक बार आपने किसी मात्रक का यूज किया तो दोबारा भी यानी पुनः उसे आप फिर से क्या कर सकते हो, आसानी से किसी माध्यम में फिर से आसानी तरीके से उसे पेश कर सकते हो। तो मात्रक को पुनः फिर से पेश करना भी क्या होता है, एक अच्छे मात्रक का गुण होना चाहिए। मात्रक के अच्छे गुण में आपने सबसे पूछा कि वो मात्रक वेल डिफाइंड होना चाहिए कि 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम है, नहीं तो उसमें नीचे थोड़ा खिसका लो, ऐसा नहीं। वो एकदम शुद्ध होना चाहिए, सबके लिए वो यूनिवर्सल हो जाना चाहिए, इतना सही रहना चाहिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो होती है, जो तराजू लेकर तौलते हैं जिसे बोलते हैं, यानी तुलना करें, तो तुलना करने में भी वो एकदम बेटर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इस तराजू पे तौले, मुखिया जी वाले तराजू तौले तो ये 3 किलोग्राम 2 किलोग्राम इसमें डिफरेंस दिखा रहा है, और प्रधान जी वाले 5 किलोग्राम 2 किलोग्राम का डिफरेंस दिखा दे रहा है। लॉकडाउन में ऐसा हो रहा है, तो ये आप देखें, तो तुलना करने में भी एकदम आसान है। पहली बात, वेल डिफाइंड होना चाहिए, अच्छी तरीके से परिभाषित होना चाहिए। दूसरी बात, पुनः फिर से आप किसी के सामने पेश करो तो वही दिखाए क्वांटिटी जो आपने पहले उसमें वेट किया है, नहीं तो वो वेट बदल जाएगा, तो फिर आपको क्या होगा पता ही है। तो उसके बाद तुलना करने में आसान है। और दूसरी बात, उसको जो है एक्सेप्टेंस ऑफ इंटरनेशनल फॉर्म, यानी अंतर्राष्ट्रीय रूप से वह स्वीकृत हो। अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत होने का मतलब यह है प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, कि वो आपका चाहे नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो वस्तुएं इंपोर्ट हो उस बेट से, और चाहे इंपोर्ट हो तो दूसरे देश में भी जाएं या इस देश में हो, तो सब जगह उसका एक व्यवस्थित रहना चाहिए, उतना ही होना चाहिए। नहीं तो यहाँ कुछ और आपने वेट किया, वहाँ जाके कुछ और निकले, तो इंटरनेशनली वो क्या होना चाहिए, उसको ग्रांटेड होना चाहिए। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत होना चाहिए। भौतिक स्थितियों में परिवर्तन का स्वतंत्र होना चाहिए, कि भौतिक स्थितियां बदल रही हैं तो उस हिसाब से आप उसको भी परिवर्तित कर सकते हो। ठीक, नहीं तो आप जानते हो कहीं बेट कुछ है, कहीं बेट कुछ है, चंद्रमा कुछ है, कहीं कुछ है, तो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। अब यूनिट के 2 प्रकार होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट, यानी मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ से आपका चैप्टर सही पूछिए तो यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन जानकारी हर एक चाहिए, तो उस हिसाब से यूनिट आपका देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट, इकाई 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट इज नोन एज ए फंडामेंटल, फंडामेंटल बोलते हैं, पहले को फंडामेंटल बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी, पहला फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, क्वांटिटी। एक बात मैं आपको यहाँ और बताना चाहता हूँ, क्यू के बाद सदा यू आता और यू के बाद एक वॉवेल आता, ये रूल है। और ये इंग्लिश में आप जब स्पेलिंग एरर करोगे तो वहाँ पे कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी को, फंडामेंटल मीन्स होता है मूल मात्रक, और अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तो वहाँ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार, तो मौलिक मात्रक यानी मूल मात्रक होते हैं। दूसरा जो होता है आपका, दूसरा पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं डिराइव्ड। डिराइव्ड मीन्स होता है किसी चीज़ से आपने, डिराइव्ड मीन्स होता है व्युत्पन्न, आप बोलते हो ना व्युत्पन्न, जैसे आप फिजिक्स में या किसी भी डेरिवेशन करते हो, डेरिवेशन नाउन है, उसी का शॉर्ट फॉर्म डिराइव्ड बना हुआ है। तो डिराइव्ड मीन्स होता है प्यारे विद्यार्थियों कि
आपने किसी माध्यम से उसको निकाल कर आपने उसका फॉर्म चेंज करके दूसरे माध्यम में रखा, तो वो होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो फंडामेंटल जो मूलभूत इकाइयाँ हैं प्रारंभ में यूज की गई, प्रयोग में लाई गई, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। सीधे तौर पर यही जानिए। अब वो ऐसा नहीं कि किताब क्या पूरा लिख के आप भर जाओ, ऐसा नहीं, सिर्फ आप सीधे तौर पे यही जान कि मूलभूत मात्राओं के लिए इकाइयों को मूल रास कहते हैं। मूलभूत मात्राओं के लिए जो इकाइयाँ बनी हुई हैं उन्हें मूल रास कहते हैं। दूसरी बात जो होती है विद्यार्थियों, डिराइव्ड क्वांटिटी मीन्स व्युत्पन्न मात्रक। दूसरी बात होती है डिराइव्ड क्वांटिटी मीन्स बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होती है? अन्य सभी भौतिक राशियों की इकाइयों को मूल इकाइयों के संयोजन के रूप में जब व्यक्त किया जा सकता है तो उसे क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी। हमने कहा कि मूल मात्रक तो जो है मूलभूत मात्राओं के लिए जो मात्रा इकाइयाँ बनी हुई हैं वो मूल मात्रक हैं, लेकिन जब इन्हीं में संयोजन कर लिया जाता है, कुछ और जोड़ दिया जाता है, उसके साथ कुछ और मिक्स कर दिया जाता है, तो जो नई मात्रक बनती हैं, जो नई क्वांटिटी बनती है उसे डिराइव्ड क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो ये आपका आज एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है और ये बातें आप समझ लीजिए। क्लास 9th में भी पहला चैप्टर है, 11th में भी पहला चैप्टर है। देखो हम पढ़ाना तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, आप उसको भी देख सकते हो, इसको भी देख सकते हो, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे यहाँ तक समझ में आता है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आप 1 से 2 बार देखिएगा वीडियो, आपको समझ में आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों और जो सगे संबंधी बंधु हों उनके पास इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। यदि आपको पसंद आए तो आप लाइक करो, नहीं पसंद आए तो हम कभी कहते भी नहीं, और आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सको तो करो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसको आप पढ़ो। मैं जो बता रहा हूँ मैं आपको बहुत बड़े स्तर, छोटे स्तर से धीमे धीमे लेकर आपको चलूँगा और सारी बातें बताऊँगा। तो इसके साथ ही साथ आज की क्लास हमारी यहाँ समाप्त होती हुई, आप इस वीडियो को देखिएगा और धन्यवाद। नमस्कार।